हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ बिहेवियर कैसा होता है। हमने आपको ग्राफ प्लॉट करके डिस्कस किया कि ओमिक रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल लाइन एक स्ट्रेट लाइन आती है। इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। और जब हम टोटल इम्पीडेंस या इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करें, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पर आती है, जिसको हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उस मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस आर की इक्वल होती है। तो रिजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, और जिस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है उसे हम सीरीज एलसीआर सर्किट की रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एलसी ऑसिलेशन क्या है। क्या डिस्कस करेंगे कि एलसी ऑसिलेशन क्या है। अब एलसी ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ, ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी क्वांटिटी का चेंज होना, फ्लक्चुएट होना, किसके साथ? टाइम के साथ किसी क्वांटिटी का फ्लक्चुएट होना। हमें पता है कि किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है, जिसे हम ½ या Q/2C बोलते हैं। जबकि किसी इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है, जिसको ½ बोलते हैं। तो कैपेसिटर की एनर्जी का इंडक्टर की एनर्जी में कैपेसिटर की एनर्जी में लगातार एक्सचेंज होता रहता है, और एक्सचेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑसिलेट होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि एलसी ऑसिलेशन क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें, इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो हमें डिस्कस करना है किसका? एलसी ऑसिलेशन का। किसका डिस्कशन करना है? एलसी ऑसिलेशन का। आइए देखें एलसी ऑसिलेशन। यहाँ एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर। ऑसिलेशन का मतलब एनर्जी का ऑसिलेट करना। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स गिवन बाय U इक्वल टू ½ इक्वल टू Q/2C। जब भी किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है UE। यहाँ U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। U इक्वल टू ½ इक्वल टू Q/2C। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय UB इक्वल टू 1/2LI²। जब किसी इंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी इंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो उस केस में जब किसी इंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है QB इक्वल टू ½ LI²।
UP इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। If both are connected in series, there is an exchange of energy between capacitor and inductor। अगर हम दोनों कैपेसिटर इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होने लगता है कॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में लगातार एक्सचेंज होती रहती है। और we can say that energy oscillate between L and C। इसी एनर्जी एक्सचेंज को हम एनर्जी ऑसिलेशन बोलते हैं L और C में। दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन और इसी को हम LC ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, आइए अब हम देखेंगे ये होता कैसे है। इसको हम स्टेप सेकंड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखिए स्टेप सेकंड में। देखिए ये कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है, ये की K1 है, ये की K2 है, ये कैपेसिटर है, ये आपका इंडक्टर है। सबसे पहले हम की K1 को क्लोज कर देते हैं। जब K1 की को क्लोज कर देंगे तो उस केस में ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट रहेगा, K2 ओपन है। हम K1 को क्लोज करते हैं, K2 को ओपन रखते हैं। जब K1 को क्लोज करेंगे तो ये बैटरी से करंट निकलेगी और इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगी। ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती जाएगी। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो हम इस K1 को ओपन कर देते हैं, K2 को क्लोज कर देते हैं। किसी टाइम t पर अगर हम कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज Q मान लें तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल होगा V इक्वल टू Q/C। कैपेसिटर की एनर्जी होगी Q²/2C। अब हम K1 को ओपन कर देते हैं, K2 को क्लोज कर देते हैं। जब K2 क्लोज कर देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब कैपेसिटर इस इंडक्टर में करंट भेजना शुरू करेगा, ये खुद डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, इंडक्टर चार्ज होता जाएगा, इंडक्टर के अंदर करंट ग्रो होती जाएगी और धीरे धीरे एनर्जी इंडक्टर के अंदर बढ़ती जाएगी। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर के अंदर सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी। जब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही डिक्रीज होगा इस इंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस कैपेसिटर को फिर चार्ज करना शुरू करेगा। आपकी इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू करेगा। धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इंडक्टर की सारी एनर्जी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फिर स्टोर हो जाएगी, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ये प्लस बनेगी, ये माइनस बनेगा। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर ये इंडक्टर को चार्ज करेगा। इस तरीके से कैपेसिटर, ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहेगी। अगर इनमें कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा। इसी को हम LC ऑसिलेशन कहेंगे। ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ होगा, जिसे हम सस्टेन्ड ऑसिलेशन या मेंटेन्ड ऑसिलेशन या अनडिटर्मिन्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आइए देखें। व्हेन प्लग की K1, ये है प्लग की K1 इज पुट इन। व्हेन प्लग की K1 इज पुट इन, जब प्लग की K1 को हम पूरा ऑन कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, द बैटरी बी चार्जेस द कैपेसिटर एंड एट एनी टाइम t चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q एंड V इक्वल टू Q/C। जब हम K1 को क्लोज कर देते हैं तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है और किसी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज Q हो जाता है, प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q/C हो जाता है। सम केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज
stored in the form of electrostatic potential energy of the capacitor U equal to Q square upon 2C। और बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, ये रहा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, केबल को क्लोज किया। जब केबल को क्लोज करेंगे बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी। बैटरी का पॉजिटिव ये है, ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बैटरी की एनर्जी कैपेसिटर की प्लेटों बीच की एनर्जी रो में स्टोर होती जाएगी। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा इसके अंदर एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C स्टोर हो जाएगी। आइए When K1 is removed, अब हम K1 को ओपन कर देते हैं एंड K2 इज पुट इन, और K2 को क्लोज कर देते हैं। K1 को ओपन कर दिए, K2 को क्लोज कर देते हैं। K2 इज पुट इन, कैपेसिटर डिस्चार्जेस एंड इट्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन हियर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय UB इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। जब हम K2 को क्लोज कर देंगे, K1 को ओपन कर देंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में आकर के स्टोर हो जाएगी। वो होगी UB इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। ओके, एज सून एज डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीट करंट स्टॉप्स I इक्वल टू dQ अपॉन dt। जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है सर्किट में करंट जीरो हो जाती है, करंट स्टॉप हो जाती है। ठीक ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद L, जैसे ही कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे ही कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका इंडक्टर का वो डिक्रीज होने लगेगा। जैसे ही कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी और उस केस में इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो डिक्रीज होने लगेगा। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इंडक्टर डिक्रीज है। अब इंडक्टर से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। देयरफॉर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स व्हिच स्टार्ट्स रिचार्जिंग द कंडेंसर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही इस इंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में या कंडेंसर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना स्टार्ट करता है। इन द अपोजिट डायरेक्शन रिचार्जिंग इज आल्सो अपोज्ड, हेंस टेक्स टाइम। रिचार्जिंग इमीडिएट नहीं होती है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। थोड़ा टाइम लगता है, ये डिले होता है। व्हेन द कंडेंसर इज रिचार्ज्ड completely, the magnetic field energy around L disappears in the form of electrical energy between the plates। जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर की एनर्जी डिसअपियर हो जाएगी और ये पूरी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में कैपेसिटर प्लेटों में स्टोर हो जाएगी। आगे देखिए, द इंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है LOC के बीच में, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। तो क्या होगा, thus the energy taken from the cell, हमने स्टार्टिंग में जो बैटरी से एनर्जी ली थी और कैपेसिटर को प्रोवाइड किया था वो क्या हो रही है, thus energy taken from the cell and given to capacitor keeps on oscillating between L and C। हमने इनिशियली जो बैटरी से एनर्जी लिया था, कैपेसिटर को प्रोवाइड किया था, वो एनर्जी C और L के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। ओके, किस फ्रीक्वेंसी से, B का फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट TLC, इतनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो ऑसिलेट होती रहती है। ओके, इफ सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस, हमें मान लें कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, उस केस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, एंड ऑसिलेशन कंटिन्यूड विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा। कॉल्ड द सस्टेन्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या हम सस्टेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो अगर सर्किट में कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, ये प्योर इंडक्टर है, तो उस केस में ये ऑसिलेशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मेंटेन रहेंगे। ऐसे ऑसिलेशन को हम सस्टेन्ड ऑसिलेशन
या मेंटेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या? सस्टेन्ड ऑसिलेशन या मेंटेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये रहा एलसी ऑसिलेशन। क्या? एलसी ऑसिलेशन, इसका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। ओके।